ठीक है, हेलो एवरीवन। चलिए, सो केमिकल काइनेटिक्स का आप लोग प्लीज इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन याद करते हुए चलोगे। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो डेफिनेशन लिखा है ना वो बहुत टफ है, मेरे बुक में जो दिया है वो अच्छा है। किसी भी एक डेफिनेशन को याद कर लो बच्चा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी पर सेकेंड। क्लियर है सबका? किसी का डाउट्स है तो मुझे बताओ। किसी का भी कोई ऐसा बात नहीं है। राजश्री तुम तो दो लेक्चर किए ना, कि एक किया कि जीरो है आप? नहीं नहीं, एक हो गया। मुझे यार ठीक, हम लोग की इंस्टीट्यूशन ये सब पे आइडिया है, हाँ ऐसा नहीं है आइडिया नहीं। ठीक है। अब देखो, फॉर अ जनरल रिएक्शन, ये मैंने समझाया है। ये आपको कहीं पर लिखने के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितना डिक्रीज करेगा ये उतना इंक्रीज करेगा। जो रिएक्टेंट है वो माइनस होगा, जो प्रोडक्ट है वो प्लस होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हमें ये डेरिवेशन जो मैं दिख रहा हूँ डेल टी जीरो है, हमें नहीं जरूरत है ये सब चीजें की। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जिनका भी लिमिट वीक है, जिनको लिमिट 11 का नहीं किया हुआ है, मुझे बोलिएगा, मेरे पर लिमिट का लेक्चर है, मैं उनको भेज दूंगा अगर लिमिट क्लियर हो जाएगा, किसी को जानना है। इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है? हाँ, मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा, मेरे पर लिमिट का, लिमिट आसिफ मुमताज करके सर्च कीजिएगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि किसी का इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास का जो डेरिवेशन मेरा पार्ट बचा हुआ पूरा इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टू टू जानी। हाँ, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये समझ में आ रहा है क्यों अल्फा बाई, क्यों 1/अल्फा और 1/बीटा से डिवाइड कर रहे हैं? सर हाँ सर। मैं एक सेकंड में दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रही हूँ, मोबाइल बहुत गर्म गर्म एक हो मिनट ठहर गया, जाओ, एक मिनट आईपैड ठहर जाओ। से मैंने इनेबल वेटिंग रूम कर दिया है, जिसको आना जाना करना है आना जाना करते रहना। चलिए बाय, आ जाइए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए एकदम रिलैक्स होकर करते हैं। सबसे पहले मैं जिस चीज में आ रहा हूं देखते हुए चलिए। हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स अगर आप लोगों का कृपा रहा तो 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो और भी लग सकता है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कशीट आप लोगों को मैं आज दे दूंगा। आइए, केमिकल काइनेटिक्स में जो भी है अपने जगह पे इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन देख लीजिएगा जो वीडियो में लिखा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में आता हूं। ठीक है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिवर्सिबल हो या नॉन रिवर्सिबल मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसका ये लिखने जाऊंगा एक्सप्रेस इन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर क्या होगा? रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज माइनस माइनस डी ऑफ n2/dt। स्क्रीन में देखिए, -1/3। ये 3 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि सब इक्वली 1 1 1 मोल हो जाना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज माइनस एंड प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज प्लस। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? ओके सर। ठीक है, तो ये मैंने जनरल इक्वेशन आपको क्या बताया था? मैंने जनरल इक्वेशन आपको ये बताया था, जनरल इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर कभी भी इस तरह दिया रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर अल्फा ए बीटा बी गिव गामा सी प्लस डेल्टा डी, ठीक है, यहाँ पर एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दिस इज आर। रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज माइनस and product will be always प्लस। plus। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे?
फील फ्री टू आस्क, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको, किसी को भी होता है, अपना इंडिविजुअल सोचिएगा। आपने इंडिविजुअली मेरे पास ज्वाइन किया है, ठीक है, तो अपना अपना सोचिएगा। दूसरों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो आपका लुकआउट नहीं है, आपका सिर्फ अपना देखना लुकआउट है, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने एमसीक्यू कुछ दिखाया था, ठीक है। एट एनी स्टेज दिस द रिएक्शन डीबी विल बी इक्वल टू, कुछ नहीं करना, ये दो को लिख लेना है। डीबी के बारे में बात कर रहा है, डीबी को अकेले करके इसको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपने देखा था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है प्लीज बोलिएगा, उस जगह पे नहीं है आप आराम से म्यूट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और यहां पर कराया था, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपके स्कूल में मिलेगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक NO2 का कराया था, ये ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, कितना डिसअपियर कर रहा है, ठीक है, कितना रेट है। ये एकदम स्कूल का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, स्कूल बोर्ड्स रिहर्सल ये सब एकदम फेवरेट है। काइनेटिक्स में जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराया है ना, ये सब वो चीजों पे कराया है जो आपके ज्यादातर स्कूल और नीट का जो बहुत कॉमन और बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। उसके अलावा जो हम लोग एनसीईआरटी करते हैं उसको तो हमें सॉल्व करना ही करना है। वर्कशीट में आप लोगों को आज भेज दूंगा, ठीक है। पहले ये बताइए कि किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि नहीं। कॉपी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है अच्छे से देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा। हाँ तो सो के थे क्या जब हम पूछ रहे तब बता रहे हो? उस टाइम तुम नहीं बोल सकते थे कि सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हम फिर से जानना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो दे दिया हो इसका ये मतलब नहीं कि वीडियो दे के मैंने अपना काम कर, मैंने आपको वीडियो इसलिए दिया है कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो आपके, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सुनिए, सो जो भी इस तरह का क्वेश्चन है, जो भी आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं क्लियर है मगर सर से एक बार और पूछना चाहिए, तो इस तरह का हैबिट बनाइए। मुझे आप बोलिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अच्छा मार्क्स चाहिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। और सर मार्क्स बोलते याद आया मुझे, स्कूल के हॉलीडे होमवर्क के करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और स्कूल परेशान करके रख दिया। जो स्कूल बोले उसे बिना आर्गुमेंट का सुन लेना चाहिए। वो थोड़ी ना हम लोग, मैं जो आप नहीं भी सुनिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। परेशान कर दिया, बोले A4 साइज में खरीदो करना लिखो। होगा दादा, नहीं तो प्रैक्टिकल में आपका जब मार्क्स टीचर लोग काटेगा ना तो करियर में बहुत परेशानी हो जाएगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम लोग नहीं भी करोगे तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, उनको बोलेंगे आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है देखिए, मगर कुछ मार्क्स नहीं काट सकते हैं। आपके स्कूल के टीचर आपको कुछ बोलेंगे नहीं, मगर दिमाग में एक बार बैठ जाएगा कि ये बंदा मेरा बात नहीं सुनता या बंदी मेरी बात नहीं सुनती है, उसके बाद प्रैक्टिकल के टाइम ना ठीक आपका 5-6 मार्क्स काट देंगे, जहां पर आपका करियर में सबसे ज्यादा जरूरत होगा। डोंट डू दिस थिंग। स्कूल के टीचर की बातों को ब्लाइंडली सुनिए, ठीक है। वो आपको एजुकेशन रिलेटेड बोल रहे हैं, हाँ ब्लाइंडली मतलब वो आपको बोलेंगे कि 10th फ्लोर से कूद जाने, तो वैसा कभी बोलेंगे नहीं, तो वो काम नहीं करना है। ब्लाइंडली मतलब एजुकेशन रिलेटेड। सर आई, हाँ सर। सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे तो उसमें कोएफिशिएंट रहना नहीं चाहिए ना? क्या नहीं रहना चाहिए? कोएफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट किसी में नहीं आ रहे हैं, इसको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आइए, कैमरा रहने दीजिए, आप लोग ऑन ही रहने दीजिए, ठीक है। आप लोग ऑफ करने से आइए, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अमोनिया है, O2 है, NO है, दिस है। अगर इस रिएक्शन को देखिएगा तो ये आपको ओसवाल्ड प्रोसेस याद आएगा। दोज हु आर फ्रॉम ICSC उन्हें याद होगा, ओसवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन के लिए यूज होता था। किसके लिए? नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक। प्रिपरेशन। एंड दोज हु आर फ्रॉम CBSE वो लोग अभी क्लास 12 में ये प्रोसेस को देखेंगे, मगर अफसोस की बात ये है कि P ब्लॉक सिलेबस से हट चुका है, मगर हम लोग सब करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ
आप बोर्ड्स के लिए यहाँ पर एनरोल नहीं किए हैं, नीट के लिए भी किए हैं, या जो भी आपका सिलेबस है जेई के लिए भी किए हैं, ठीक है। सो हम लोग सब करेंगे, आइए इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो एनओ का है ये वैल्यू दिया हुआ है। आइए एकदम आराम से रिलैक्स होके करते हैं। सबसे पहले हम लोग आर लिख लेते हैं, -1/4। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग में किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। देख नहीं रहे हो मैं कितना प्यार मोहब्बत से आप लोगों से बात करता हूँ, ना चिल्लाता हूँ, ना डांटता हूँ, ना कुछ करता हूँ, और सामने तो हो ही नहीं जो आप लोग को डर लगेगा, ठीक है। आप लोग अगर ये भी बोल दीजिएगा क्या सर आप जो पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो फिर डरने का क्या जरूरत है, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। बट डिसिप्लिन में रहिए हम लोग, और हम लोग अच्छे से क्वेश्चन टीचर से पूछते हुए चलिए, ठीक है। आज थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आएगा क्योंकि आज मेरा बेटा सुबह से बदमाशी कर रहा है, और उसको रोकूंगा तो मुझे पढ़ाने नहीं देगा, कोई घर में है नहीं आज ज्यादा लोग, इसलिए अपोलॉजी फॉर दैट थिंग। आइए, आर क्या है, -1/4 DF(NH3)/dt -1/5, एकदम हो गया कूल होके। और डेटा क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na, एकदम अच्छे से समझिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO अगर ये बोलते हैं इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो हमें यूनिट से समझ में आ रहा है ये रेट ऑफ रिएक्शन का है। पहले देख लीजिए, डिसअपियरेंस वगैरह बाद में निकालेंगे। अब अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन NO बोलता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है ये पूरे के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो हम लोग निकाल रहे हैं 1/4 करके, ये क्या निकाल रहे हैं, 1 मोल का निकाल रहे हैं। अगर 4 से डिवाइड कर दिएगा तो 1 मोल, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा 1 मोल, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 1 मोल, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा 1 मोल। तो हम लोग का जो डेटा दिया रहता है फॉर्मेशन का, ये पूरा दिया रहता है। पूरा मतलब दिस इज द डेटा ऑफ D of NO by dt is equal to 2.4 into 10⁻³ मोल पर लीटर। आप बोलिएगा सर यहाँ तो आपने ऐसा लिखा है, ये एक एक यूनिट का है तभी तो ये इक्वल है। इसको इक्वल करने के लिए इसको कंपेयर किया गया है 1 मोल के टर्म्स में। किसके मोल के टर्म्स में, 1 मोल के टर्म्स में। आप सोचो ना, मैंने जो जनरल इक्वेशन लिखा है इसे अल्फा से क्यों डिवाइड किया है, 1 मोल में लाने, इसे बीटा से क्यों डिवाइड किया है, 1 मोल में लाने, इसे गामा, इसे डेल्टा, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कोई हमसे पूछेगा नहीं, मगर सिर्फ समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? सर क्लियर। अब हमारा ये दे दिया और हमें क्या बोलता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया फाइंड करना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का मतलब है कि ऑब्वियसली अमोनिया रिएक्टेंट में है तभी डिसअपियरेंस वर्ड यूज हो रहा है। अगर प्रोडक्ट में होता तो अपीयरेंस या फॉर्मेशन वर्ड यूज होता। आइए, ये अमोनिया है और आपको डेटा सिर्फ एनओ का मालूम है। इसका मतलब हम लोग इस चीज में, एग्जाम में ऐसे मत लिखेगा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, मतलब हम लोग इस दो को कंपेयर करेंगे। अग्री है? यस सर, यस सर। ठीक है। सो कैन वी राइट लाइक दिस, R is equal to -1/4 D of सर वो NH3 दोनों को क्यों कंपेयर करें? dt is equal to, क्या है, डायनासोर है क्या, +1/4 D of NO by dt। क्लियर है? सर किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। अगर आपको वाटर का वैल्यू मालूम है तो उससे कंपेयर कर लीजिए, ऑक्सीजन का मालूम है तो हमें तो सिर्फ मालूम NO का है, हमें तो वैल्यू निकालना है, आंसर निकालना है ना। तो जिसका डेटा दिया रहेगा उसी से कंपेयर कर सकते हैं ना सर जी। हाँ, हेलो, यस सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्यों कंपेयर करूंगा NO से। अब देखिए, अब आपका NO दिया है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया,
तो माइनस ऑफ डी ऑफ NH3 by dt is equal to d of NO by dt. This imply minus d of NH3 by dt is equal to NO का वैल्यू क्या दिया है 2.4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप माइनस इस तरफ भी अटैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट है और आप सुबह उठे और देख रहे हैं आपके पास 8 चॉकलेट सिर्फ रह गया। 2 हो सकता है कि आपके डैडी मम्मी लोग खा गए हो, कोई ठीक नहीं। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। मैं तो ये नहीं बोलूंगा ना सुबह उठ के कि मेरा चॉकलेट ना -2 हो गया, बोल सकते हैं, मगर अगर पूछेगा कितना भुला गया, कितना गायब हो गया, कितना डिसअपियर हो गया, तो आप क्या बोलिएगा 2। तो डिसअपियरेंस में कभी कोई साइन नेगेटिव नहीं होता है, डिसअपियरेंस में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, इट डज नॉट हैव एनी साइन बिकॉज डिसअपियरेंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड। सो वहां पर और नहीं। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अंग्रेजी लिखेंगे, लिखेंगे रेट ऑफ disappearance of ammonia is equal to 2.4 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Is it okay or shall I explain one again? सर इट इज ओके। ठीक है, अब सुनिए, अब सेकंड डेटा हमारा किसके साथ बात कर रहे हैं, अब सेकंड डेटा हमारा बात कर रहे हैं वाटर के साथ, है ना। तो आप वाटर में क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रीन में आप वाटर को NO के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और अमोनिया के साथ भी, क्योंकि अब आपको 2 का डेटा सब मालूम हो गया है ना। आप किसी के साथ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या आ रहे हैं, नंबर 2 में आ रहे हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या था, व्हाट H2 होता ना, जी सर। R is equal to plus 1/4 d of NO by dt is equal to 1/6 है ना ये, हाँ 1/6। अब हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, प्लस ये 6/4 हो गया, ये क्या हो गया 2.4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर हो गया। आंसर निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर से लिख दीजिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O या फॉर्मेशन इज दिस। क्लियर एकदम, जी सर। यस सर। देख लीजिए सर NH3 के साथ करेंगे तब भी सेम आंसर एकदम सेम आएगा। NH3 में माइनस रहेगा, मगर हम लोग वहां पर साइन लिखने के टाइम साइन हटा के लिखेंगे। ठीक है, दानियाल, आरुषि, अनस, राजुर्षि, रिशित, कामरान, उबैद, कोई इश्यू है यस आप सर। अपना इंडिविजुअली सोचिए, आपको ये नहीं सोचना है कि किसको क्या समझ में आया, आपको आया कि नहीं वो आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, चलिए जी सर समझ गए। ये एक एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज कुछ नहीं, देखो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसीलिए डेरिवेटिव टेंड्स टू 0 यूज करते हैं। एवरेज क्या होता है, जहां पर एक लंबा समय लगता है मगर एक ही चीज होता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में क्या, एवरेज के ऊपर ज्यादा कोई सम्स नहीं है, बस ये देख लीजिएगा एवरेज में बस इनिशियल माइनस फाइनल होता है, जहां पर हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, ये सम्स को देखिए। From the concentration of reactant A to B at a given time, the average rate of reaction, देखिए बहुत बड़ा टाइम लग रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है उसको एवरेज बोलते हैं, और जहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है या बहुत कम टाइम लगता है उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं।
यहाँ देखो रेट ऑफ रिएक्शन 5 सेकंड में फाइंड करने बोल रहा है, तो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, T2 माइनस T1, 5 माइनस 0, ठीक है। सुनिए, आई एम गिविंग यू द एवरेज रेट क्वेश्चन, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया है, ठीक है, बट एकदम डाउट से फील फ्री टू आस्क। आइए ऋषित, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम कैलकुलेट एवरेज रेट। कितने पे एवरेज रेट फाइंड करना है, कितने पे फाइंड करना है एवरेज रेट? एट 20, ठीक है। इसका दो तरीका है करने का, एंड बोथ वे से आपका आंसर सेम आएगा। 820 क्या हो सकता है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अग्री है सब, बाय T2 माइनस T1। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां क्या है, अगर आप 0 से ले रहे हैं तो कितना है 160, और फाइनल कितना है 10, अग्री है? जी सर। 160 माइनस 10, ठीक है। अब टाइम में आइए, टाइम क्या होगा 20 माइनस 0, एकदम अग्री है? ठीक है, ये देखिए ना, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया है मैंने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मतलब A1 माइनस A2, और टाइम हमेशा क्या होगा T2 माइनस T1। देखो टाइम को अगर आप T1 माइनस T2 लीजिएगा तो टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इनिशियल माइनस फाइनल, बाकी सब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, एवरेज क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल। क्लियर है ये कि फिर से बताओ? आंसर कितना आ रहा है देखिए तो, 150 बाई 20, 7.5। अब आइए, अब सेम सम्स को करने का एक और तरीका है। अब आप 20 सेकंड में निकाल रहे हो, तो आप इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 40, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10, T2 कितना है 20, T1 कितना है 10, ठीक है। क्या हुआ, आंसर रॉन्ग आ रहा है क्या? सर आप वीडियो में बोले थे कि वो पहला वाला हम लोग नहीं कर सकते। कौन सा ये? हाँ यस सर, आप निकल। वीडियो में बोले। आइए उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। एवरेज रेट में देखा गया है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर है, बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। एवरेज रेट में देखा गया है कि यहाँ पर जो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम कैलकुलेट ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल, अगर आप 0 से निकालते हैं ना तो इसके बीच में बहुत सा चेंजेस भी आता है, ठीक है। ये अगर आप देखिएगा तो 0 to 5 में कितना है 80 है, मगर 5 to 10 में कितना है 40 है, एंड 10 से 20 के बीच में कितना है 30 है। तो अगर हम 0 से लेते हैं तो मेरा ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना चाहिए, तब हम लोग लेते हैं ऐसे। हम लोग लेक्चर में क्या लिए हैं देखिए तो, क्या लिए हैं 1 लिए हैं या 2 लिए हैं बताइए? सर 2। ठीक है, तो हम लोग इसी को ही फॉलो करेंगे जो इसके बगल में। ये भी हो सकता है, मगर ये क्या है, ये एवरेज नहीं है, ये ओवरऑल रेट है। इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल रेट फॉर अप टू 20 सेकेंड, अप टू 20 सेकेंड। और जब एवरेज बोला जाता है तब जब उससे पहले निकाला जाता है। सो दिस इज एवरेज रेट। इज इट ओके ऋषित जी? Yes. कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? और किसी का कोई डाउट्स है? सर वो क्वेश्चन में नो सर। सर वो क्वेश्चन में 10 into 10 to the power 3 मल्टीप्लाई क्यों है एक के ये साथ? ना, अरे ये कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है ना, इसको 10 to the power 3 से डिवाइड कर लो, ये किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यस सर, तो इसी के लिए डेसिमल। इसको डेसिमल से बचाने के लिए सब में 10 क्यूब है, तो बात तो एक ही है, अच्छा ठीक है।
इसी के लिए क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू बहुत छोटा है, तो अगर कहीं पर ऐसा दिया रहेगा तो उसको लेके उतना घबराना नहीं है। अब समझ में आ रहा है क्यों मल्टीप्लाई है? यस सर। ये वही है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइंड एवरेज रेट यूनिट बोथ इन दिस। देख लीजिए, अगर इसमें किसी को इशू है तो मुझे बताइए। फास्ट फास्ट जल्दी देखिए तो एक बार। ठीक है, आइए। हम लोग कॉलेज में थे ना, तो हमारे एक टीचर थे, मौसमी मैम बोल के। वो बोलते जिसको वॉशरूम जाना है, जिसको क्लास में कभी भी ऐसा मन करेगा कि पढ़ने का मन नहीं, वो बाहर जाओ, आने का अंदर मन है आ जाओ, बस कोई आवाज नहीं निकालना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा लगता था। एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग जिस चीज में आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द ऑर्डर। ऑर्डर इस चैप्टर का जान है। सबसे पहले सुन लीजिए, ऑर्डर का जरूरत सिर्फ इसमें नहीं है। ऑर्डर एक ऐसा चीज है जो आप बीएससी अगर कभी करोगे तो ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है। केमिकल काइनेटिक्स इज अ पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि इसी चैप्टर से हमारा मैकेनिज्म जनरेट हुआ है। So chemical kinetics is one of the most important chapter to understand the reaction of anything, whether it is inorganic or organic. तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मगर सबसे पहले थोड़ा लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हैप्पी? देखो वीडियो भी ऑफ कर लिया मैंने। चलो, लॉ ऑफ पाउडर वगैरह लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन is always directly proportional to the concentration of reactant. Beta, complete that. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. ठीक है, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है हमारा, A plus B gave C plus D। तो हमारे लिए रिएक्टेंट क्या मैटर करता है? ये दो चीज हमारे लिए रिएक्टेंट है और हमारे लिए कोई भी रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, जब ये रिएक्टेंट है हमारा, तो यहां पर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना रिएक्टेंट है? 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 होता तो 3 से होता। यही लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा है। ठीक है, अब सुनिए आरुषि, आप अच्छे से सुनिए, आपने 11 नहीं किया है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है लाइक दिस, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बैकवर्ड रिएक्शन। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आज हो रहा है। कोई है मतलब? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये पोर्शन क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये पोर्शन रिएक्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। आपको याद रखना है एक चीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। अब अगर बैकवर्ड बोलेगा तो बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है। एज सिंपल एज दैट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू चेक किया गया है, ठीक है, कि अगर इसे इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, इसे इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम
रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? सॉरी, रेट कांस्टेंट। जिसका नाम रेट कांस्टेंट होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, बेटा तुम मेरे पास से कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, यहीं बैठो, नहीं कहीं नहीं, सबको यहां बुला लो, ठीक है, स्लोली बेटा, सेफ्टी लेके। देखो उसके ऊपर दौड़ोगे तो नहीं होगा ना। ठीक है, रीड करो ना, बहुत अच्छा स्टोरी है ये, रीड करो। यही मैम मम्मी जो दे के गई है। ठीक है, मैं करा दूंगा उसको करेक्ट कॉल। आइए, के को क्या है? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। काइनेटिक्स में ये नाम बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में ये दो नाम है। इक्विलिब्रियम में ये नाम है, मगर सबका फंक्शन एक ही है। जैसे मेरा नाम आसिफ मुमताज है, आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेगा अरे आसिफ सर तो मेरे टीचर है, ठीक है। मेरे बेटे से कोई पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे फादर है, मेरे मदर से कोई पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे सन है, मगर है तो हम ही ना सब में, ठीक है। तो एक ही चीज है। अब देखा गया है, देखिए ये पूरा चैप्टर का जो बैकबोन है ना, ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है। ऑर्डर अगर समझ में आ गया ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले याद रखिए, ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। सबसे पहले याद रखिए ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल फंडामेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल फंडामेंटल है। अगर कोई रिएक्शन आपको मिलता है अल्फा ए बीटा बी गिव्स कोई भी प्रोडक्ट दे, मुझे मतलब ही नहीं है, ऑर्डर को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर को सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है। किससे मतलब है? रिएक्टेंट से। तो ये आर क्या देखा गया है? ये आर इंडिविजुअली -1/a da/dt ईच रिएक्टेंट, जो हमने देखा किस चैप्टर से देखा? केमिकल काइनेटिक्स से देखा, ठीक है। इसके अलावा आर इज ऑल्सो नोन एज के a to the power अल्फा b to the power बीटा। तो इसका ये मतलब है कि आप आर को दो वे से लिख सकते हैं। एक लिखने का तरीका ये है, जरूरत किसके ऊपर है वो डिपेंड करेगा। ये जो आप लिख रहे हो, ये कंसेप्ट आपके पास कहां से आया है? ये कंसेप्ट आपके पास आया है लॉ ऑफ मास एक्शन से। किससे आया है? लॉ ऑफ मास एक्शन से। और अगर आप आर -1/अल्फा da/dt लिख रहे हो, तो ये क्या लिख रहे हो? ये आप लिख रहे हो जो चेंजेस आ रहा है उसके अंदर। एकदम बिंदास रहो ना, घोल के पिला दूंगा, एकदम बिंदास रहो, किसी भी लेवल का हो जाए। ये किसके थ्रू आ रहा है? ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो फंडामेंटल है उसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा फंडामेंटल है। एक बार इसको देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। बहुत सा नाम दिया, रेट कांस्टेंट, रेट कोफिशिएंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब आता हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में। इस डेफिनेशन को सब एक बार मन में देख लीजिए, मन में क्या ऐसे भी देख लीजिए। अरे आप लोग हैं ना? यस सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं है। ठीक है। अरे सर है, बात कर। अरे ऑब्वियस है, हम तुमको कुछ बोले? तुम नहीं हो, ठीक है, मत रहो अभी, ठीक है, ऐसे ही बोलते रहो मैं नहीं हूं। अब आइए, अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। डेफिनेशन देखो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द एक्सपोनेंट, जिसे पावर भी बोलते हैं, टू विच द मोलर कॉन्सेंट्रेशन आर रेज्ड इन द रेट लॉ एंड रेट
इक्वेशन। चलिए, अल्फा ए बीटा बी, जो भी प्रोडक्ट दिया है, ये साइन रिवर्सेबल हो नॉन रिवर्सेबल हो हमारे लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये कुछ भी हो। ऊपर में नॉन रिवर्सेबल दिया है। ऑर्डर अगर फाइंड करने बोलते हैं तो आर क्या होता है, के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा एंड दिस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द कोफिशिएंट इज नोन एज ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग किससे डेजिग्नेट करते हैं, एन से। किससे डेजिग्नेट करते हैं, एन से। दिस इज नोन एज ऑर्डर, दिस इज नोन एज ऑर्डर। मगर ऑर्डर एक ऐसा चीज है ना जो बिना एक्सपेरिमेंट के आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ 7 ऑर्डर बताऊंगा जो आपको याद रखना है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऑर्डर आ जाए, उसे कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैं, वो किसी भी लेवल का आ जाए, नो नीड टू वरी। आपको सिर्फ 7 ऑर्डर याद रखना है। आइए, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब हम लोग एक एक करके आते हैं। ठीक है, देखिए लेक्चर देख के रखिएगा ना, मैं उस चीज को यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा, मगर टाइम हमारा सेव होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। कैमरा सब ऑन कर लीजिए, कैमरा सब ऑन कर लीजिए। सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर में आता हूं। किस में आता हूं, जीरो ऑर्डर। सबसे पहले आप बोलिएगा सर जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है, जीरो कैसे होगा? क्या रिएक्शन में 0A और 0B दिया रहेगा क्या, जो आप R को 0 0 कीजिएगा? देखिए जीरो ऑर्डर क्या है, सुन लीजिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर वो चीज है जिसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड, जिसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए आपने 1 kg या 1 मोल या 10 मोल आप हाइड्रोजन लेते हो, सुनते जाओ एकदम अच्छे से। आप H2 लेते हो, Cl2 लेते हो, ये दोनों गैस होता है। ये क्या बनता है हमारा, आवाज नहीं आई अनस आपकी। HCl, ठीक है, कभी भी नहीं बनेगा। आप जितना भी हाइड्रोजन ले लो, जितना भी क्लोरीन ले लो, आप जितना कॉन्सेंट्रेशन ले लो, ये नहीं बनेगा। ये कब बनेगा, जब यहाँ पर सनलाइट या लाइट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका R क्या होगा, के H टू द पावर 1 होना चाहिए, मगर इसका डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा, 0 0। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आप बोलते सर ये तो 1 1 होना चाहिए, नहीं, 0 + 0 क्या होगा, ऑर्डर 0। अब आप बोलिएगा कि सर ये हमें कैसे मालूम रहेगा कि कौन सा 0 है और कौन सा क्या है? आपको सिर्फ 7 रिएक्शन याद रखना है, जिसमें से पहला रिएक्शन ये। ठीक है, ये 7 के अलावा मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक भी याद नहीं रखना है। ठीक है, मैं अपने बात से हटूंगा नहीं। उसके बाद कोई भी सम दे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर कैसे निकलेगा। क्लियर है? तो H2 + Cl2 इज अ जीरो ऑर्डर। अगर कोई पूछता है व्हाई इट इज अ जीरो ऑर्डर, लिखेगा as we know order is defined as the sum of the exponent to which molar concentration raised in the red law. Here the concentration does not depend on reactant, so order is 0. डेफिनेशन लिख के क्या लिखिएगा, कि does not depend on the concentration of this reactant, so order is 0. आराम से, slowly। ठीक है, ऑर्डर इज 0। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? सर लेकिन अगर हम लोग H2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो HCl का कंसंट्रेशन तब नहीं बढ़ेगा। देखो, तुम ना H2 का कंसंट्रेशन मान लो 5 मोल पर लीटर ले लेते हो, क्लोरीन का मान लो तुम 3 ले लेते हो। ये दोनों एक साथ मिला हुआ है, एक साथ मिलके आराम कर रहा है, मगर ये HCl नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक यहाँ पर एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, तुम तो हाइड्रोजन जितना ले लो वो तो HCl बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। क्या होगा, 0।
मुझे 10-15 मिनट दो ना, एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। उसके बाद डाउट्स होगा फिर से मुझसे पूछना। सर मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट्स को फुल्ली कैटलिस्ट पे डिपेंड करना होगा नहीं 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 प्रोडक्ट नहीं, बनने के लिए। नहीं सुन लो, ये 11-12 के लिए ठीक है कि कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, मगर जरूरी नहीं है, वो किसी और भी फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, सुन लो, ये देखो, N2+3S3, ठीक है, इसमें हाई प्रेशर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। ये प्रोसेस को हेबर प्रोसेस बोलते हैं। सीबीएसई वाले लोगों का नहीं था, आईसीएसई में था ये। सीबीएसई वाले लोग थोड़ा सुन लीजिए, जब ये दो को मिलाइएगा हाई प्रेशर में तब ये बनेगा। तो ये दो को मिला के ये कभी ये फॉर्म कर रहा है? ये दो मिलके ये फॉर्म कर रहा है? नहीं। नहीं, इसका मतलब नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जीरो। इंटू H2 वो ठीक है, अब ऑर्डर बोलिए भी मुझे कितना याद रखना है? सिर्फ ऑर्डर तो 7। फिर जीरो होगा सर। हाँ सर, हाँ, सिर्फ मुझे 7 रिएक्शन याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक और रिएक्शन देखोगे, मैंने बुक में दिखाया है, सॉरी वीडियो में दिखाया है, 2NO मॉलीबेडेनम के प्रेजेंस में क्या बनाता है? N2+3H2। टंगस्टन। R क्या होगा? K। आप बोलेगा सर आप तो अल्फा बीटा बोल रहे, ये 2 होना चाहिए था। बिल्कुल होता अगर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता तो। ठीक है, आपको बुद्धि नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इसे याद करना है। आप देखिए ना मैं कैसे करके मैजिक करूंगा कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर। बेटा थोड़ा आगे कर लो, नहीं तो पूरा गिर जाएगा। शबीना उसको आगे करो तो वो पूरा बेड गंदा करेगा। हाँ, क्यों? ये क्वेश्चन को अच्छे से पहले देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रिएक्शन दिया हुआ है A+3B गिव 2C, ओबे द रेट इक्वेशन दिस। अगर रेट इक्वेशन दे दिया है और आपसे कोई ऑर्डर पूछता है तो बस रेट इक्वेशन का कोफिशिएंट को ऐड करना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हेलो, यस सर। ये क्वेश्चन को एक बार देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा कि ऑर्डर क्या है। अगर मान लीजिए कि मुझे ये रेट नहीं देता, ये रेट मुझे नहीं देता, अब बोलता कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सिंस रेट इज नॉट गिवन सो वी आर कंसिडरिंग द सम ऑफ द कोफिशिएंट इज ऑर्डर, सो 1+3 इज 4। ठीक है, अगर कहीं भी रेट दिया है तो ऑर्डर किसके थ्रू फाइंड होता है? जो इसके ऊपर पावर है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ हाफ है, और नहीं है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हाफ निकाला गया। यहाँ 3/2 है, नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से 3/2 निकाला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर आप ये मत सोचिए कि ऑर्डर आपका पीछा छोड़ देगा, ऑर्डर पूरा ऑर्गेनिक में भी आपके पीछे लगेगा। और उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट कीजिएगा तो ऑर्डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो एमबीबीएस करेंगे उनका थर्ड ईयर में तो जो उनका ये क्या बोलते हैं, ये फार्माकोलॉजी जो रहेगा, बायोकेमिस्ट्री। हाँ फार्मेकोलॉजी का जो पेपर रहेगा उसमें पूरा ऑर्डर रहेगा, क्योंकि कौन सा दवा बॉडी में कैसे करके रिएक्ट करता है, कितना टाइम लेता है, किसका हाफ लाइफ क्या है, ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कोई दवा देखिएगा, आपने कोई पेन का दवा खाया और आप उसको खाओगे और देखोगे 3 घंटे बाद तक ठीक रहा, फिर उसके बाद दर्द स्टार्ट हो गया। कोई पेन का दवा 5 घंटे तक ठीक रहा, फिर दर्द स्टार्ट हो गया। कोई पेन का 1 पैरासीटामोल। घंटे में रहा, फिर स्टार्ट। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसका काइनेटिक्स के ऊपर, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से है। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक हो जाएगा, चलेंगे शाम में, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलना है। ठीक है, मैं बुला लूंगा घर पे। ठीक है, सो ये हमारा फंडामेंटल, दिस इज आर फंडामेंटल। देखिए रिएक्शन A+2B, ये हमने देखा। ठीक है, चलिए किसी का कोई डाउट्स है तो मुझे पहले बताइए।
For the reaction x plus y gives z, the rate is given as this. Calculate the order of the reaction and जिससे पूछूंगा वो आंसर देंगे और कोई नहीं देंगे. आरुषि, क्या ऑर्डर है? सर ये वाला मेरा लेक्चर से पूरा हुआ नहीं था, बट इसमें पावर वाला पार्ट से निकालूंगा बस। बताइए ना, मुझे वैल्यू बताइए ना. नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया आपको कि ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर वो होता है जो रेट दिया रहता है. तो यहाँ पर रेट क्या गिवन है? रेट इज गिवन एज, जिसे हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, रेट एज गिवन एज दिस एंड दिस. ऑर्डर क्या होगा? मुझे रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है. ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट के ऊपर. तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? 1/3 है और ये क्या है? 1 है. एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 1 + 3/3, 4/3. इसका ऑर्डर क्या है? 4/3. अग्री है? ठीक है. यस सर. इसके ऊपर डिपेंड sir. करना है इसके ऊपर. हाँ, ये दोनों वैल्यू कभी मैच कर जाता है, अच्छी बात है, खुशी की बात है. मगर नहीं भी करता तो मुझे कोई मतलब नहीं. मुझे सिर्फ इससे मतलब है. किससे मतलब है? इस चीजों से मतलब है. ठीक है. मान लो कभी क्वेश्चन है, ठीक है सर हाँ सर. आंसर क्या 4/3 है? हाँ हाँ, आंसर 4/3. 1/, अच्छा ठीक है, मिल गया मुझे. ठीक है. मान लो इसी के तरह क्वेश्चन आपका ये देखिए, एक बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन. CO + Cl2 give CO + Cl2 R is equal to K COCl to the power 3/2. What is the order of the reaction? क्या है order? सर 3/2. Very simple. What is the order of the reaction? सर ये तो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है. तो वही चीज है. तो कोई आंसर दिया है? अरे वही चीज, आपके पास नॉलेज है तब ना, क्योंकि ये बेसिक है. जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का 2,6 वगैरह पढ़ा था बेसिक में, बाद में चल के हायर लेवल में ये हुआ था, वही चीज है. काइनेटिक्स हम लोग अपना बेसिक पढ़ रहे हैं. तो आपको पहले आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा है इस तरह का क्वेश्चन देके. क्वेश्चन देके आपको देख रहा है कि आपको वो नॉलेज है कि नहीं, कि आपको पावर लेना है या आपको इक्वेशन का कोफिशिएंट लेना है. ये आपको नॉलेज है कि नहीं. तो आपने नॉलेज सीख लिया कि हमें रेट इक्वेशन से मतलब है. अब जब आपको रेट इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा, तब आप देखिएगा SN1 SN2 में मैंने रेट ऑफ ये यूज किया है काइनेटिक्स का, वो भी हमारा बहुत कुछ क्लियर होगा. ठीक है. हेलो, अब आते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. यूनिट्स क्यों लिखा, क्यों नहीं यूनिट लिखा है? क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता है. यूनिट चेंज. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट यूनिट्स डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. किसके ऊपर डिपेंड करता है? कल सुबह का क्लास 9:30 बजे है. ठीक है राजर्षि, याद है क्या? आपके? कल 9:30 है. सिर्फ आपके चलते आज का 11 बजे हुआ था. हाँ याद है 9:30. याद है? ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों 9:30 है. आ जाएगा सुबह सुबह Yes, ब्रश करके सब. ठीक है. यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आता हूं, एक रिएक्शन ले लेता हूं ए से प्रोडक्ट. अगर मैं 0 ऑर्डर मानता हूं और सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तो आर क्या होगा? के A⁴ अग्री है? यस सर. जी सर. अगर सेम को मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानता हूं, तो ये आर क्या होगा? के A⁴ 1. अगर मैं सेम रिएक्शन को लेके बोलता हूं कि सर मैम ये सेकंड ऑर्डर है, तो आर क्या होगा? के A². 2. ठीक है. कोनो असुविधा यस का? सर.
ठीक है, ऋषि, धनस, दानियाल, आरुषि, कामरान, उबैद, राजर्षि। Yes, yes. जी सर। कहाँ है? ठीक है, मैं इस बार एकदम, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है, बेस्ट हेयर स्टाइल है। मैंने हैट लेके आओ, मैं पहनाता हूँ। ठीक है, तो आर क्या होगा? के होगा। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 1. तो आर का यूनिट हमें क्या है? आर का यूनिट हमने पहले से याद करके रखा है कि आर का यूनिट हमारा कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम होता है। Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर, और One टाइम हम लोग किस में लेंगे? सेकेंड में। second. तो ये क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। Second. तो Yes, अगर sir. R इज इक्वल टू के है, तो मतलब K इज इक्वल टू R है। तो K का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। Per second. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। हाँ, yes, sir. Clear. अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर में R क्या है? K टू द पावर 1। तो मुझे K का यूनिट निकालना है, तो R क्या होगा? दिस। R का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा? मोल पर लीटर। अग्री है? तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? K इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो अगर कभी भी K का यूनिट सेकेंड इनवर्स आता है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? ठीक है। और अगर K का यूनिट कभी भी ये आता है, तो इससे हमारा एनालिसिस क्या हुआ? दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सीधा रखा हो बेटा। मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए क्या होगा? मोल पर लीटर होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल। मोल को ऊपर ले लोगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स को ऊपर लोगे तो लीटर होएगा, सेकेंड इनवर्स होगा। इसका मतलब अगर कभी भी ऐसा आता है तो ये होगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। जी सर। Yes. कॉपी करना है किसी को? कुछ करना है? No, sir. सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा तो फिर हो जाएगा वो। बिल्कुल भेज दो। आइए क्वेश्चन। Sir, fractional order. क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर? आइए, कोई भी एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ले लीजिए जिसका यूनिट चाहिए आपको। मान लीजिए आप फ्रैक्शनल ऑर्डर में आपने, मान लीजिए R इज इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ माना, ये भी एक फ्रैक्शन है। R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 3/2 माना, ये भी एक फ्रैक्शन है। R इज इक्वल टू के ए 4/3 माना, ये भी एक फ्रैक्शन है। यूनिट निकाल लीजिए। हमें तो बस अपना जो एक्सपोनेंशियल जो हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, बस उसका स्किल यूज करके यहाँ पर आंसर करना है। Sir, तीनों का सेम आएगा. नहीं, सबका अलग आएगा। इसका ऑर्डर हाफ है, इसका ऑर्डर हाफ है सर, इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर 4/3 है।
आर क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, थोड़ा मैथ्स देख लीजिए। और ये क्या है? मोल पर लीटर हाफ। अब इस चीजों को भी मैं ऐसे करके ब्रैकेट करके 1 लिख सकता हूं सिर्फ इसको समझने के लिए। मोल पर लीटर ये 1 है, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस हाफ होगा। इतना मैथ्स तो हमने 8-9 में पढ़ा है। और ये पावर है, ये है, इसको ऊपर लोगे तो ये माइनस आ जाएगा ना। बेस सेम होने हाँ से यस पावर क्या होता है? ये क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस हाफ, हाफ आता है सेकेंड इनवर्स। आप चाहो तो ये भी करेक्ट है, और चाहो तो इसे खोल के। इब्राहिम तुम 10 जगह क्यों घूम रहे हो बेटा? उसका मूड ऑफ है जग लगता है। हाँ, उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है, उसका हाथ टूट गया था ना, इसी के लिए और ये कर रहा है। ठीक है ये। यस सर। अब आप अगर इसका निकालोगे तो के क्या होगा? आर ए 3/2। आर क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए क्या है? मोल पर लीटर 3/2। लेक्चर कंप्लीट करके रहिए पूरा आप लोग, इससे क्या होगा कि और इजी होता जाएगा चैप्टर। आप सोचो ना, आज हम लोग सेकंड टाइम कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के रखा है तो और मजा आएगा। यस सर, आज सेकेंड टाइम हो रहा है। ये 2 यहाँ ले लिए तो क्या हो गया? 2 - 1 हाफ आएगा ना, माइनस हाफ आएगा। देखिए तो यस सर, मोल माइनस हाफ, लीटर हाफ, सेकेंड इनवर्स। इसको अंदर कर लो। मोल माइनस हाफ, लीटर प्लस हो जाएगा सेकेंड। तो ये इसी तरह है आपका। क्लियर है एकदम कि फिर से बताऊं? यस सर। नहीं सर, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए तो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या? प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, थोड़ा रिवाइज करके आइएगा इसको पूरा अच्छे से, पूरा ऑल 4 पार्ट भी कर लीजिएगा। यस सर सर। कल भी इसका ही क्लास है? कल 9:30। यही कंटिन्यूएशन होगा राइट? अब क्या करें, ऑर्गेनिक करें कि ये करें? कल तो ऑर्गेनिक बोले थे ना। हाँ सर कल ऑर्गेनिक कर लीजिए। अरे वही बात ही हुआ है हम लोगों का, मैं टाइमिंग का देख रहा हूँ। तो टाइमिंग मत चेंज करिए हाँ इसमें। देख लीजिए, नहीं टाइमिंग कोई चेंज नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी, मेरा कल 11:30 से बैच है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए आप लोग का हाँ शेड्यूल मेरा भी 11 बजे से क्लास है, कल 9:30 जब आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कल 9:30 है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने वीडियो में कराया था क्या? नहीं सर। नहीं सर, ये सेम नहीं था। चलिए लग जाइए काम में।
कॉमन क्वेश्चन है ये सब, 1 मार्क्स का, कॉम्पिटिटिव, बोर्ड्स, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हो गया सर। Yes, sir. बताइए आंसर। हो गया फिर। ठीक है, सब रिजर्व सर करके पहले